जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गैराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का सेट 4 को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो लेक्चर है झारखंड के वेरियस एग्जाम्स जो यहाँ पे मेंशन है सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा। पेपर 1 के लिए जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पेपर 1 है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, बट 30% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए जो पेपर है टफ नहीं है, इसमें हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। तो हिंदी तो हो ही जाएगा, आप लोग से कुछ तो पढ़े होंगे। इंग्लिश आप लोग सिलसिलेवार ढंग से जितना वीडियोस प्रोवाइड कराया जा रहा है देखते रहिए, और वीक में जो है से बैठकर एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके पास रहता है, टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाता है, तो बस जाकर डाउनलोड आप लोग इसको करके अच्छे से रिवीजन कीजिए। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है से बिल्डअप होते चला जाएगा, उतना टफ यह नहीं है। और प्रीवियस आप लोग वीडियोस देखिएगा तो 28 जनवरी 2024 सीजल का एग्जाम हुआ था, जैसे सीजल के बारे में बात कर रहा हूँ उसका, और 21 सितंबर 2024 सबका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में, तो उसको आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज डिस्कस करने जा रहा हूँ 22 सितंबर 2024 झारखंड सचिवालय का ऑफिशियल पेपर का डिस्कशन। लेट्स गियर अप। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिलेगा ना। आज का पहला क्वेश्चन है, चूज विच सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। आपको एरर बताना है कि अगर कोई है, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, या फिर नो एरर, किसमें गड़बड़ है। देखिए जी, इसका सेगमेंट नंबर फर्स्ट है दैट हाउस। दिस या दैट के बाद जैसे सिंगुलर नाउन आता है, इस वाले पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन हाँ दीज और दोज आएगा तो ध्यान रखिएगा उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ पे एरर नहीं है, हाउस सिंगुलर नाउन है। इज बिल्ट अप, यहाँ भी पैसिव वॉइस में है, तो इज एम आर के बाद भित्री लगा हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, तो इज प्लस भित्री यहाँ पे सही है। ऑफ में थोड़ा सा आप लोग को डाउट हो सकता है, उसके बाद स्टोन्स यूज किया हुआ है। देखिए जो एरर लाई करता है वो पार्ट नंबर सी में है, यहाँ पे स्टोन्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्टोन होना चाहिए। ठीक है, स्टोन को देखिएगा, यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर तो बता दिया, फिर से लौट के आएंगे। स्टोन को देखिएगा तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों की तरह जो है से कार्य करता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग है या फिर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स में स्टोन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरली जो है इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। लेकिन अगर जो है से इसको रेफर कर रहे हैं इंडिविजुअल रॉक्स की तरफ, पीबल्स है या फिर गैम स्टोन्स है, ठीक है, या फिर अदर जो स्पेसिफिक इंस्टांसेस जैसे किडनी स्टोन से सब आता है, तो उस सब सेंस में यहाँ पे इसको प्लूरल की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर अगर बिल्डिंग मटेरियल है तो सिंगुलर, नहीं तो ऐसे इसको प्लूरल यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपको बात कर रहा है हाउस के बारे में, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा तो स्टोन से यहाँ से हटाइए, इसको जो है स्टोन कीजिए, तो स्टोन को जो है अनकाउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ और फ्रॉम में लेकर, जो ऑफ और फ्रॉम को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और यहाँ पे जैसे एरर आता है, ध्यान रखिएगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ जो है से मेड विथ विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन और प्रॉपर्टी। तो अगर कोई चीज़ किसी से बना हुआ है लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, और अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग उसको फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे दूध से दही बनता है तो प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होता है, तो वहाँ पे जो मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रॉम वहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर घर स्टोन से बना हुआ है तो क्या स्टोन नहीं है उसमें, खत्म हो गया स्टोन, नहीं स्टोन उसमें है, बिल्डिंग को तोड़िएगा तो स्टोन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफ जो है बिल्कुल सही है, तो इस वाले पार्ट में जैसे गड़बड़ नहीं था। तो यूज याद रखिएगा, ऑफ में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, जबकि जो फ्रॉम में जो है कंपोजिशन चेंज होता है, जो ओरिजिनल मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट होगा इसमें तो बताइएगा। सिंगुलर यूज कीजिए। नाउन से क्वेश्चन था, चूज विच सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इसमें भी एरर आपको पता करना है। और सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। कहाँ पे गड़बड़ आपको लग रहा है? देखिए जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में है। क्यों एरर है? देखिए अगर कोई भी चीज़ अगर कंसर्न का कारण बनता है, इसका मतलब है कि बहुत लोगों के द्वारा कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो सीनियर डॉक्टर थे वह जो है कंसर्न जो है जाहिर कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे फिजिशियन ने जो है एक वैक्सीन को रिकमेंड कर रहे थे, जो कि कंसर्न का कारण था, चिंता का विषय था। तो यहाँ पे फिजिशियंस को आप लोग प्लूरल बनाइए, इसको फिजिशियंस को फिजिशियंस कीजिए, ये पॉजिटिव फंसाकर इसको फिजिशियंस कीजिए। ओके, तो हो गया फिजिशियंस। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंजक्शन हु यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन के लिए हु आता है जो कि रिकमेंड कर रहे थे। तो अबाउट फिजिशियंस हु रिकमेंडेड द वैक्सीन, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा। क्लियर है? आंसर इसका सी है। बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा था, इसलिए चिंता का विषय था। तो इसको फिजिशियंस कीजिए, उसके साथ आपको तो कंजक्शन हु लगाना पड़ेगा, पर्सन के लिए हु आता है जो कि रिकमेंड किए थे वैक्सीन को। तो क्लियर है? तो फिजिशियंस हु रिकमेंडेड द वैक्सीन यहाँ पे जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। वैक्सीन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, साथ ही साथ वैक्यूम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, VACWM। वैक्यूम के स्पेलिंग में डबल सी नहीं होता है, डबल ई होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब के साथ जो है से टू लगता है ना, देन करके आपको क्वेश्चन देता है ना, ध्यान रखिएगा। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर ये सब आएगा तो इसके साथ टू लगेगा, न कि देन। आंसर इसका सी है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एरर पता करना है। देखिए जब सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें ना अगर एक तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लगातार पूछ रहे हैं, जैसे एरर पूछ रहे हैं तो लगातार एरर आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो लगातार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह से एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेज लगातार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन को। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट, डिसोलेट मतलब सैड, सैड होता है। तो जो डेथ हुआ था उसका सन मोहन का, तो उसके चलते वो क्या हो गए थे, सैड हो गए थे, या फिर इसमें कोई एरर नहीं है। आंसर इसका है, यहाँ पे ना आर्टिकल द मिसिंग है, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर पर्सन का डिमाइस हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा, डेथ के पहले। ऐसे नॉर्मल सेंस में जो है द यूज नहीं करेंगे। जैसे डेथ इज इरेवोकेबल, अगर बोल दूं मैं डेथ इज इरेवोकेबल यानी कि मरना तो सबका तय है, मरना अपरिहार्य है, यानी कि मृत्यु अपरिहार्य है, तो उस केस में हम लोग नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे द लगेगा क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, किसी का डेथ हुआ था। क्लियर है? तो द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। क्लियर है? यहाँ पे आर्टिकल द इसके पहले यूज करना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि पार्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द ब्लू व्हेल क्या है, मछली है कि क्या है? ये मछली नहीं है भाई, मैमल्स है, साइंस तो पढ़ा होगा आपने। मैमल्स मतलब स्तनपायी, स्तनपायी मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। द ब्लू व्हेल वेइंग मोर देन 100 टन्स, एक टन में कितना, तो 1000 किलो। द लार्जेस्ट नोन एनिमल ऑन द अर्थ। यहाँ पे देखिए समझिएगा, ये जो दिया गया है द ब्लू व्हेल, उसके बाद यहाँ पे जो कॉमा में दिया गया है ना, इसको नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन इन अपोजिशन। इन ये हो गया ठीक है। तो नाउन इन अपोजिशन मतलब होता है कि अगर नाउन के बारे में कोई अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो उसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। द ब्लू व्हेल वेइंग मोर देन 100 टन, इसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन बाद में द लगा है ना, द लार्जेस्ट नोन एनिमल, तो लार्जेस्ट पहले आर्टिकल द लगा, वे भी सही है। लेकिन द ब्लू व्हेल के लिए मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि मिसिंग है, यहाँ पे वही गड़बड़ है। तो कहाँ पे मिलेगा देख लीजिएगा, वेइंग मोर देन 150 टन्स इट इज। अब यहाँ पे ना देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे द को भी अंडरलाइन करके रखा है, तो अगर इससे इंप्रूव करते हैं तो यहाँ पे ना द मिस हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद वेइंग मोर देन 150 टन इज द, ये सही लग रहा है, यही सही होगा, इज द होगा। विच वेज मोर देन 100 टन्स बीइंग द, बीइंग द का प्रयोग ऐसा नहीं यूज कर सकते हम लोग डायरेक्ट, और या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आंसर इसका भी है, यही इसको इंप्रूवमेंट कर सकता है, रीजन बता दिया। द ब्लू व्हेल के लिए क्या आएगा, इज द आएगा, ठीक है। इज तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लार्जेस्ट के पहले जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, ये अपने पहले आर्टिकल द मांगता है, बोलता है कि हमको आर्टिकल द दे दो, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का ऑक्सीजन द है ना, उसके बिना जिंदा नहीं रहेगा। आंसर इसका बी है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। द जिप्सीज हैड लेफ्ट द विलेज ऑफ फ्यू डेज एगो। देखिए इस क्वेश्चन में ना एरर है, गड़बड़ क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखिएगा, हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, यहाँ पे पेइंग कर क्या रहा है भाई, ये पेइंग ऑप्शन को दिया क्यों गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर देखिएगा इसका बहुत जगह, मतलब ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएसएससी के एग्जाम में ही पूछा गया, अलग अलग पूछा गया था। तो यहाँ पे ना लेफ्ट था, क्या था, लेफ्ट था, और ये इसका सही आंसर भी होगा सी। क्यों होगा समझिएगा। आपको ना मैं बोलता हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं बोला था कि अगर एगो आएगा, लॉन्ग लॉन्ग एगो आएगा, लास्ट वीक आएगा, लास्ट नाइट आएगा, स्टरडे आएगा, ओके ना, लास्ट मंथ आ जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा, तो वहाँ पे ऐसा फ्रेज अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बोला था मैं, तो बिल्कुल बोला था। तो एगो या फिर लॉन्ग लॉन्ग एगो आता है, सिंपल पास्ट टेंस आप लोग को यूज करना है। और भी फ्रेज में बताया, उसको भी ध्यान रखिएगा, और वर्ड्स को ऐसे मैं बोलते रहता हूँ, ध्यान से आप लोगों को बस सुनना है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे इसको लेफ्ट कर लीजिएंगे, पेइंग यहाँ पे इरिलेवेंट है, मतलब ही नहीं है इसका, कुछ देना ही नहीं चाहिए था। अब भाई हैड लेफ्ट क्यों नहीं हो सकता है, ये भी तो पास्ट के मतलब एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नहीं हो सकता है। हैड लेफ्ट यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम लोग तब यूज करते हैं जबकि दो इवेंट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा इवेंट होता है जो कि पहले होता है, हैपेंड हो गया होता है या बीत क्या होता है, आप लोग बोलिए, और एक जो है से बाद में होता है। तो जो पहले होता है वहाँ पे उसमें हैड प्लस भी3 यूज करते हैं, और जो बाद में जो होता है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया करते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ओके। तो ये आपको मतलब छोटा क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, हाँ इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि रोगी का डिमाइस हो गया था, हाँ इसलिए रहा हूँ, बताना था कि छोटे में आप लोग पढ़े होंगे। मतलब फेमस है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, स्टेशन पहुँचने के पहले जो है से ट्रेन छूट चुकी थी, इस तरह का था।
ओके ना। तो ध्यान रखिएगा जो इवेंट पहले कंटिन्यू होगा उसमें जो है से हैड प्लस V3 लगाना है, जो बाद में होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए था, क्वेश्चन में एरर था। एज सुन एज आई रीच्ड माई हाउस आई ओपन माई कबर्ड, इसमें भी जैसे इंप्रूव करना है सेंटेंस को अच्छा मुझे समझ में नहीं आता ये पूरा अंडरलाइन कर दिए हैं भाई, सीधे सीधे बोल देना चाहिए था कि भाई इस जो सेंटेंस दिया हुआ इसको इंप्रूव कीजिए, क्या जरूरत है अंडरलाइन फंडरलाइन करने का। आई रीच्ड माई हाउस एज सुन एज आई ओपन माई कबर्ड, ये सेंटेंस देखिए इरिलेवेंट लग रहा है। आई रीच्ड माई हाउस, मैं अपने घर पहुंच गया जैसे ही मैंने कबर्ड को खोला, ये कोई बात में है? ठीक है, मतलब ये कोई बात हुआ कि दरवाजा खोला मतलब कबर्ड खोला मैं घर पहुंच गया, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। एज सुन एज आई ओपन माई कबर्ड, जैसे मैं कबर्ड खोला आई रीच्ड माई होम, घर पहुंच गया, ये भी इरिलेवेंट लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा नो सूनर हैड आई रीच्ड माई हाउस दैट आई ओपनड माई कबर्ड, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए रूल ऑफ इन्वर्सन यूज किया गया है पास्ट टेंस के लिए, कंडीशन सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशन सेंटेंस है। तो नो सूनर के साथ ना दैन लगता है, आप लोग पढ़े होंगे। नो सूनर के साथ क्या लगता है? दैन लगता है, न कि दैट लगता है। तो यहाँ पे अगर हड़बड़ में आप लोग पढ़ के जाते हैं ना तो लगता है कि ये जो है से सही हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ जो सेंटेंस है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एज सुन एज आई रीच्ड माई हाउस, ठीक है, जैसे जो ही मैं घर पहुँचा मैं जो है से कबर्ड जो है से खोला, ठीक है, कपड़ा निकालना था, भीग गया था, बारिश का मौसम था, समझ गए? कोई गड़बड़ नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। एज सुन का मतलब होता है ज्यों ही, जो ही कुत्ते ने भौंकने के लिए मुंह खोला पानी में रोटी गिर गया, बोला, याद है ना, एज सुन एज। इसको क्या करना है? अब आ गया भाई एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस और फिर नरेशन होता है। यहाँ पे आपको ना श्योर शॉर्ट जो है से है, थोड़ा बहुत रूल्स आप लोग को पता होगा, तो यहाँ से आपका पक्का के पक्का नंबर मिलेगा। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी और एक्टिव पैसिव से भी। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना नंबर तो आपका पक्का है, थोड़ा बहुत तो रूल्स को ध्यान रखना है। द लेडी ऑफ द हाउस वाज फर्निशिंग द मैंसन, मतलब हवेली होता है, पैलेस होता है। वाज फर्निशिंग, देखिए ना रूट वर्ड आप लोग पकड़ा कीजिए। वाज फर्निशिंग क्या है? ये जो है से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो है से बीइंग प्लस V3 लगेगा। इसमें जो है से इज प्लस बीइंग है, ये मेरे काम का नहीं है। इसमें वाज प्लस बीइंग है, बाकी वाज प्लस बीइंग हमको दिख ही नहीं रहा है, बाकी तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। वाज प्लस बीइंग मुझे एक ही जगह दिख रहा है। मैं बताया था कि जब एक्टिव पैसिव होता है तो उसमें आपको टेंस जो है से चेंज नहीं करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन तब होता है जब आप लोग नरेशन पढ़ लेते हैं, नरेशन में टेंस चेंज होता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में टेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो वाज फर्निशिंग है तो वाज के बाद बीइंग, उसके बाद V3 आप लोग लगा दीजिए, तो वाज बीइंग फर्निश्ड हो जाएगा। क्लियर है? कोई गड़बड़ इसमें आपको नहीं होगा। रूल आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बीइंग गड़बड़ किया गया, बीइंग प्लस V3 हो गया, यहाँ पे बिफोर नहीं V3 इसको कीजिए। तो वाज वेयर के बाद बीइंग प्लस V3 आपको यूज करना है, ये रूल होता है। आंसर इसका एक्टिव पैसिव अब लगातार आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत होता है, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। इसमें पकड़िएगा विल एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा? शैल या विल के बाद बी प्लस V3। कहाँ पे देखिए विल है, गड़बड़ है। उड भी, इसीलिए मैं बताता हूँ कि टेंस आपको चेंज नहीं करना है। जब नरेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे विल का ना उड हो जाएगा, तो आप लोग अभी एक्टिव और पैसिव में है, नरेशन में नहीं है, तो कंफ्यूज इसको लेकर मत कीजिएगा। शुड भी नहीं होगा, सेल का शुड होता है नरेशन में, एक्टिव पैसिव में आपको टेंस चेंज नहीं करना है। विल भी एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो कि आंसर है इसका डी। ऑब्जेक्ट था ऑल ऑर्डर्स, उसके बाद आपको विल लगाना है, उसके बाद बी प्लस V3 ध्यान रखना है, प्रॉम्प्टली बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज कर देना है। यानी कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विल का विल भी होगा, बस इतना ही। बाकी सारा चीज़ आपको पढ़ना ही नहीं था। ऐसा देखिएगा विल है, वुड भी है, शुड भी है, सब आप लोग ऐसे ही ऑप्शन काट लीजिएगा और विद इन 2 सेकंड जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिएगा। उतना आपको टाइम जैसे पेपर में नहीं रहता है, क्योंकि जब पैसेज आप पढ़िएगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो यहाँ समय बचाइएगा तभी वहाँ पे समय दे पाइएगा। क्योंकि जैसे झारखंड के एग्जाम में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसमें पैसेज जो है आपको टफ दिया जाता है। रूल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सेल या विल के बाद V1 रहेगा। एक्टिव में पैसिव में आपको सेल या विल के बाद V3 लगाना है, लेकिन बी को छोड़ना नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आएगा तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स। एक्सकर्शन का मतलब ना ट्रिप होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक वर्ड एक्सकर्शन मतलब ट्रिप होता है, कहीं पे यात्रा या फिर भ्रमण।
डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, ये जो है से आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस देखने को मिलेगा, उसका इंडिफिनिट टेंस है। उसमें जो है से एक्टिव पैसिव में क्या होगा, तो वाज या वेयर लगेगा। बस आपको ना इतना ही ध्यान रखना था। वाज वेयर जैसे ही आप लोगों ने याद किया, सारा ऑप्शन जो है से अपने आप जो है से कट गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, वाज एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स प्लान्ड बाय हिम। क्लियर। अब देख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डीड के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है तो है, उसके बाद वी1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में। पैसिव में आपको वाज वेयर लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आ सकता है अगर है तो, उसके बाद वी3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट आपको यूज कर देना है। ये रूल है, बस आप लोग को ध्यान यही रखना है कि वाज वेयर जो है पास्ट में टेंस में यूज करना है। क्लियर है, चाहे वो कोई भी टेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, सॉरी सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी हो। और ये बात आप लोग और ध्यान रख लीजिएगा, डू, डज एंड डिड, इस सब के साथ ना हमेशा वी1 लगता है। इस पर क्वेश्चन भर भर के पास्ट में पूछा गया है, भूलिएगा मत। यहाँ भी डी डी के बाद प्लान लगाया गया है, प्लान्ड नहीं, इधर आता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, यानी कि नरेशन से क्वेश्चन है। कैन यू सी अ वुमन इज सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क, एलिस आस्क्ड हर। कैन क्या होगा, कैन का ना कुड में चेंज होता है। ऑप्शन पकड़िए, कैन गड़बड़ है, कुड सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुड सी यहाँ पे दिख रहा है, कुड हैव सीन दिख रहा है, तो कट गया। तो ऑप्शन को ना आपको ऐसे एलिमिनेट करना है, एक और जो है से 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। एलिस टोल्ड हर, टोल्ड नहीं होता है, आस्ट है तो आस्ट ही होगा। एलिस आस्क्ड हर इफ सी, सेड टू रहता है ना तब टोल्ड में चेंज होता है। तो एलिस आस्क्ड हर इफ सी कुड सी अ वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क। और ध्यान रखिएगा, अगर नरेशन है, अगर डायरेक्ट नरेशन अगर दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, तो भी जैसे अगर इसको इंडायरेक्ट में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको लिखना है। क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जब आप लोग इंडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि किसी के कहा हुआ कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो हम लोग बस व्यक्त कर रहे हैं कि उसने क्या कहा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो लास्ट में जो है से और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि जो है से हंसुआ छापा बोलता हूँ इसको, इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे लगाया मैं नहीं हूँ, लगा देना चाहिए था, फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। रूल वही है, कैन यहाँ पे कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलिश आस्क्ड हर, यहाँ पे इफ लगता है, इफ और वेदर, तो इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। यही मैं बता रहा था कि आपको अफर्मेटिव में लिखना है, निगेटिव में नहीं लिखना है। तो सब्जेक्ट के बाद जैसे आपको यूज करना है वर्ब। क्लियर, कुड सी मत कर दीजिएगा, ऊपर वाला में नहीं, नीचे वाला में देखिए सेम था वहाँ पे, लेकिन आंसर इसका सी है। क्लियर, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। कैन कुड प्लस वी1 में कन्वर्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स, ई जो नॉर्मली है, ठीक है, वो किस में जाता है, वाज में जाता है। इज, विल, भी टू, क्या दिक्कत है आपको, कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड दैट होगा, द गवर्नमेंट वाज राइटिंग लेटर्स। अब यहाँ पे बिंग मत कर दीजिएगा, वो एक्टिव पैसिव का रूल है ना, ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो वाज के बाद बिफोर इसमें लगेगा, इज राइटिंग, वाज राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आसान है, बिल्कुल आसान है। जो कन्वर्सन होगा, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, फ्यूचर और प्रेजेंट होता है तो फिर कुछ कहानी ही नहीं है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जो है एज इट इज रहता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका वर्ब में कैसे चेंज होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी के साथ जो है एक और याद रखिएगा, पास्ट टेंस में ये जो होता है पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। ये कुछ रूल होता है। कैन कुड में चेंज होता है, विल, ये सब विल जो होगा कुड में, मे माइट में, ये सब जैसे कन्वर्सन होता है। तो सब कुछ रूल है। और कुछ आपको वर्ड्स जैसे यस्टरडे होता है, सब प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट का फॉलोइंग, ये सब कुछ यूज, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है वो सभी चेंज होता है। तो ही सेड दैट द गवर्नमेंट वाज राइटिंग लेटर्स, रूल बता दिया बहुत सारा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख दिया हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। कब होता है उसका कंडीशन बता दिया, जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में हो तब। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड। अब देखिए, प्रेजेंट में है तो पास्ट में तो जाएगा। ठीक है, इसका बताया था कि वाज होता है, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज और टेरिबल स्टॉर्म, ये इसका सही होगा। इट हैज़ बीन तो होगा नहीं, इट विल भी तो होगा नहीं, इट ही तो रहेगा ही नहीं, आंसर इसका ए होगा। ही सेड, बताया ना यहाँ पे पास्ट में है, तो ही सेड क्या बोला, ही सेड दैट इट वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, बहुत ही टेरिबल, ठीक है, भयावह जैसे तूफान था।
एक्सक्लेम किया, ठीक है। इज चेंजेस टू वॉच, इजी था ये सब। अब फिर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज डैश रूडनेस अपॉन एट ऑन विथ। सरप्राइज विथ जो है से समवंस बिहेवियर लगता है ना, आंसर इसका डी रखिएगा, विथ। सरप्राइज विथ समवंस बिहेवियर, तो रूडनेस उसका बिहेवियर था जिस पर सरप्राइज था। अब यहाँ पे कुछ और बताता हूँ। ऑल के साथ, ऑल ऑफ के बाद अगर प्लूरल यहाँ पे वर्ड है कोई तो उसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। और अगर सिंग यहाँ पे रहता, अनकाउंटेबल ना रहता या कोई सिंगुलर, सिंगुलर तो रहेगा ही नहीं ऑल ऑफ के बाद, अनकाउंटेबल रहता तो अब जो है यहाँ पे सिंगुलर लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का, तो सोचा कि मैं बता दूँ। मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया, ठीक है, जैसे कि नेतरहाट द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड, इसी तरह से। ऑफर मेनी क्या, इंटरटेनमेंट, साइट्स, अट्रैक्शंस या फिर टूरिस्ट। यहाँ पे अगर किसी को क्यों हम लोग बता रहे हैं तो वह जो है से अट्रैक्शन का जो है से वह कारण है, ठीक है। क्या है, अट्रैक्शन के लिए है, तो अट्रैक्शन यहाँ पे सही वर्ड जाता है, अट्रैक्शन वर्ड ही जाएगा यहाँ पे, करेक्ट वर्ड डालना था। इंटरटेनमेंट तो देगा नहीं, टूरिस्ट ऑफर नहीं करेगा, बहुत सारा साइट मतलब दृश्य तो देगा ही नहीं ना, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन वर्ड ज़्यादा मतलब सही है, साइट मतलब यहाँ पे दृश्य होगा, हो सकता था लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ हिल्स है ना, तो अट्रैक्शन का जो है कारण बन सकता है क्योंकि वो क्वीन है, आई चार्मिंग। अब देखते हैं द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड डैश ऑफ हिज डॉटर्स, ऑफ टू ऑफ, क्या लगेगा, तो यहाँ पे ना मैरिड के साथ यहाँ पे ऑफ लगेगा। देखिए मैरी ऑफ करने का मतलब ना शादी ब्याह को निपटा देना, क्या करना, शादी विवाह को निपटा देना, उस सेंस में यहाँ पे ऑफ लगा है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं एक फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ, किसने किसे सुना है, डिस्पोज ऑफ, ओ डबल ए, तो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटा देना, क्या करना, निपटा देना, काम को खत्म कर देना। उसी तरह से मैरिड ऑफ का मतलब हो जाएगा कि दोनों बेटी का जो है विवाह उसके पिताजी कर दिए थे, क्लियर है। तो आंसर इसका यहाँ पे भी हो जाएगा ऑफ। और ऑफ जो है से उस तरह से यूज होता है जैसे हिंदी में आप लोग अपादान कारक यूज करते हैं, जैसे द व्हील ऑफ द कार केम ऑफ, ओ डबल एफ, इसका मतलब है कि कार का जो चक्का था वो जो है बाहर निकल आया, तो ऑफ मतलब विलगाव के सेंस में भी यूज करता है। तो मैरिड ऑफ का मतलब टू अरेंज द मैरिज ऑफ द समवंस, ठीक है, अरेंज कर मतलब मैरिज उनका डिस्पोज कर दिया था, निपटा दिया था, उस सेंस में यहाँ पे मैरिज ऑफ यूज किया गया है, डाउट नहीं होगा। अब आता है आपको सिनोनिम्स। डिसल्ट्री का मतलब बताना है, रैंडम, फ्रूगल, फोर्सिक या फिर डिमिनिश। देखिए डिसल्ट्री का मतलब होता है ना बेतुका, ठीक है, या फिर बिना एम, बिना कोई एम का, ऐसे ही। तो रैंडम इसका आंसर होगा, क्या होगा, रैंडम। डिसल्ट्री देख लीजिएगा, रैंडम होगा, स्कैटर्ड मतलब छिटपुट होता है, इरेटिक होगा, हैफजार्ड होगा, अस्त व्यस्त, या फिर एमलेस बिना कोई एम का, तो उसको बोलते हैं डिसल्ट्री। फ्रूगल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मितव्ययी जिसको बोलते हैं, कंजूस भी आप लोग बोल सकते हैं। थ्रिफ्टी है, प्रूडेंट है, या फिर कॉशियस है। फोर्से का मतलब कुछ ना त्यागना होता है, एबेंडन होता है, डेजर्ट मतलब छोड़ना, लीव मतलब त्यागना होता है, रेलिंक्विश भी आप लोग याद रख सकते हैं। डिमिनिश का मतलब छोटा होना होता है, रिड्यूस, डिक्लाइन या फिर डिक्रीज आप लोग बोल सकते हैं। सारा वर्ड्स देख लीजिएगा, इतना सारा वर्ड्स मैं एक वर्ड का इसलिए दिया हूँ क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको जरूरत पड़ेगा। वोकैब का सेक्शन भाई काफ़ी टफ होता है ना, ग्रामर तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा रूल्स पढ़ लीजिएगा तो ग्रामर बन जाएगा, लेकिन वोकैब्स नहीं होगा, मतलब वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनेगा। बहुत सारा फिलर्स में ऐसे ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, तो फिलर्स आप लोग नहीं कर पाइएगा, क्लोजेस्ट में ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। अब देखते हैं ग्रूसम, सलेन, हाइडियस, एक्सहॉस्टिंग या फिर इंसल्टिंग। देखिए जो ग्रूसम है ना, पहले इसको समझिएगा, ये क्या होता है, तो ग्रूसम इसका मतलब होता है ना कोई चीज़ अगर भयावह है तो उसको बोलते हैं ग्रूसम। तो हॉरिड हो गया, फियरफुल है, फ्राइटफुल है, घैस्टली है, या फिर हाइडियस आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइडियस मतलब भी होता है भयावह, तो आंसर इसका कहाँ पे, बी में मिल जाएगा। सलेन का मतलब देख लीजिएगा होता है ग्लूमी, उदास होना, मोरोस, सैड, ग्लम या फिर सरली। आगे देख लीजिएगा एक्सहॉस्टिंग, एक्सहॉस्टिंग का मतलब होता है ना थका हुआ, फेटिक बोल सकते हैं, टायरसम या फिर वियरी वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। इंसल्टिंग में तो समझते हैं कि अगर ऑफेंड हो जा रहे हैं आप लोग, कोई गाली गलौज कर दे रहा है तो इंसल्टिंग वर्ड हो गया, तो आंसर इसका जो है से बी हो गया, हैडियस। ग्रूसम का मतलब भयावह, डरावना। इरेजोल्यूट मतलब कोई ना दृढ़ नहीं है, बोला कि सुबह में ना बोला कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, शाम आते आते अरे यार हमसे ना हो पाएगा, उस तरह का कहानी है, तो उसको बोलते हैं इरेजोल्यूट। अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट या फिर फॉर्म। तो इरेजोल्यूट का मतलब होता है अनडिसाइडेड है अभी तक, ठीक है, जो कि रिजोल्यूट नहीं है कोई चीज़ को लेकर। तो इरेजोल्यूट का मतलब हो जाएगा अनडिसाइडेड, नर्वस, हेजिटेटिंग,
एंग्री का देख लीजिएगा, इरिटेटेड है, वेक्स्ड है या फिर एनॉयड है। इग्नोरेंट का देख लीजिएगा, अनवाइज होता है, अनइक्वेंटेड मतलब अपरिचित बोल सकते हैं, या फिर अनएजुकेटेड बोल आप लोग सकते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूट, दृढ़, स्टॉन्च, विलफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ध्यान रखिएगा। स्टॉन्च मतलब दृढ़, हट्टी बोल सकते हैं आप लोग इसको। स्टॉन्च, विलफुल है, स्टबर्न भी होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड, STUWRN, स्टबर्न। आंसर इसका ए है। अब आते हैं एंटोनिम की तरफ। एफेबल, प्लीजेंट, सरली, वीक या फिर अननोन। देखिए एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, क्या होता है एफेबल का मतलब फ्रेंडली, जब डाला हुआ है फ्रेंडली है, एमिएबल है, कोडियल है, प्लीजेंट है, फिर जीनियल है। वीक का इसका पहले आंसर बता दो, इसका आंसर जो होगा से सरली होगा, ठीक है। एफेबल का मतलब ना फ्रेंडली होता है, क्या होता है फ्रेंडली, और सरली का मतलब है ना जो बैड टेम्पर्ड हो, जो अनफ्रेंडली हो, जो फ्रेंडली आपसे न रहे, तो वही तो मीनिंग दे रहा है आपको। वीक देख लीजिएगा, इसका मतलब फ्रेल, फ्रेगाइल या फिर फीबल होता है, कमजोर। ब्रिटल भी बोल सकते हैं ना, वीक का एक वर्ड याद रखिएगा, ब्रिटल, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग मेलेबल और ब्रिटल, ब्रिटाइल पढ़े होंगे, ये ब्रिटल है। पेटिशन है, इसका अपोजिट आपको बताना है, इंट्रेटिव, प्ली, प्रेयर या फिर एकॉर्ड। देखिए पेटिशन का मतलब क्या होता है समझिएगा, पेटिशन का मतलब कुछ अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, इंट्रेट कर रहे हैं, तो ये होता है अपील, कोर्ट में अपील किया जाता है। तो अपील आप लोग तब करते हैं जब तक आप लोग असहमत रहते हैं कोई चीज़ को लेकर, ठीक है। अगर प्रूव ही नहीं है कोई चीज़, अगर सब चीज़ सही चल रहा है तो पिटीशन क्यों डाला जाएगा भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। तो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट इसका एकॉर्ड होगा। एकॉर्ड का मतलब होता है ना एग्री हो जाना, एला हो जाना। तो समझिएगा कोई चीज़ को लेकर आप लोग जब सहमत नहीं होते हैं तो उस केस में आप लोग अपील करते हैं, और जब सहमति हो जाता है तब जैसे आप लोग मतलब एकॉर्ड हो जाता है, कब, जब आप लोग सहमत हो जाते हैं। तो पिटीशन का करेक्ट जो एंटोनिम होगा वह एकॉर्ड होगा, ओके। इसका मतलब अपील होता है, प्रे करना होता है। और ठीक है, प्रार्थना मतलब कोई चीज़ मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हम लोग एग्री नहीं है तभी तो प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं कुछ, ओके। और एग्री हो गया इसका मतलब अब हो गया, चलो भाई ठीक है, आंसर इसका जो है से डी है। जिल का अपोजिट बताना है, डिसइंटरेस्ट, एपैथी, केयरलेसनेस या फिर हैटर्ड। देखिए जिल का मतलब क्या होता है, जिल का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहता है उसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ना एरर था, जिल देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है ना ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर, इंथुसियाज्म, पैशन या फिर फर्वर, जुनून बोलते हैं इसको, उत्साह। और केयरलेसनेस देख लीजिए, इसका मतलब होता है हिडलेस या फिर इनअटेंटिवनेस, जो कि क्या होता है मतलब पूरा उदासीन हो, उस तरह से बोलिएगा। असावधान आप लोग बोलिए, उदासीन नहीं, असावधान बोलिए, लापरवाह। अब हेटेड का मतलब डिसलाइकिंग होता है, घृणा करना। तो यहाँ पे जिल जो उत्साह था, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उत्साह नहीं है। तो डिसइंटरेस्ट और अपैथी दोनों का मतलब होता है हतोत्साहित रहना, मतलब उत्साह नहीं होना, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट भी हो रहा है, अपैथी हो रहा है। अपैथी का सोनेम जो है डिसइंटरेस्ट है, तो आंसर इसका दोनों होगा। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें गड़बड़ था। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ऑन कंट्री, किसी को किसी के देश में, अपने उसका देश है उसमें भेज देना, उसको क्या बोलते हैं, एसाइलम, रिफ्यूजी, रिपैट्रिएट या फिर इमिग्रेट। आंसर इसको जो है सी, निर्वासित कर देना इसको आप लोग बोलते हैं, किसी को अपना कंट्री में भेज देना, उसको रिपैट्रिएट बोलते हैं। जैसे यूएसए में आप लोग गए हैं, प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो वहाँ से जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे आप लोग को बोले कि अब तो लोग को देश भेजा जाएगा, ठीक है। H1B वीजा जो है कैंसिल किया जा रहा है सबका, ये किया नहीं जा रहा है, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, आप लोग निकलो यहाँ से। इमिग्रेशन, ये वाला इमिग्रेशन, एसाइलम, रिफ्यूजी वर्ड को ध्यान समझिएगा। इमिग्रेशन कब लगता है, जब आप लोग कहीं से कहीं और पे जाते हैं रहने के लिए, क्या बोला, आप लोग किसी एक कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हैं रहने के लिए, वहाँ पे इमिग्रेशन लगाइए। और अगर कहीं से आ रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, तब वहाँ पे इमिग्रेशन यूज करते हैं। दोनों में याद रखिएगा, दोनों का यही है, ठीक है ना डिफरेंस। एसाइलम मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल फॉर मेंटल इलनेस, यानी कि काके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइकाइट्री है, तो हॉस्पिटल फॉर मेंटल इलनेस, ठीक है, दिमागी जो बीमारी होता है उसके इलाज के लिए उसको असाइलम बोलते हैं। रिफ्यूजी कौन पर्सन होते हैं, तो रिफ्यूजी ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी देश को या फिर अपने स्थान को जो है छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। वो कोई भी कारण से हो सकता है, कहीं पे वार हो रहा है, क्लैमिटी है, कहीं पे कोई डिजीज आ गया है, महामारी है, तो उसके चलते लोग छोड़ते हैं, तो उसको जैसे रिफ्यूजी हम लोग बोलते हैं। जैसे रोहिंग्या आप लोग कम्युनिटी सुने होंगे। फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स। मोनोथिज्म, नेपोटिज्म, हेडोनिज्म या फिर रेटिविज्म, इसको ना लाल फीता शाही बोलते हैं। अत्यधिक जो है से मान सम्मान देना, बहुत ही ज़्यादा एकदम रेटिविज्म कर रहे हैं, लाल फीता लगा कर आइए भाई उद्घाटन कीजिए, तो इसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है से फेवरेटिज्म करना, मान सम्मान देना, फेवर लेना पॉलिटिक्स में और बिजनेस टू रिलेटिव्स।
मोनो का मतलब सिंगल होता है, आप पढ़े होंगे मोनोऑक्साइड। तो मोनो का मतलब सिंगल होता है, थीस्ट का मतलब होता है ना पूजा करना। तो जो एक भगवान में बिलीव करता है उसको जो है मोनोथिस्ट बोलते हैं। हेडोनिज्म किसको बोलते हैं? वन हु बिलीव्स इन, बिलीव्स फॉर, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, वन ऑफ लिव, गड़बड़ लिख भी रखा हूँ। वन हु लिव नहीं, लिव्स होगा, वन हु लिव्स फॉर प्लीजर, और हेडोनिज्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे हेडो, थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ, हेडोनिस्ट होना चाहिए था। अगर हेडोनिज्म ही वर्ड है तो यहाँ पे एक ऐसा टेंडेंसी जिसका कि पर्पस है कि वो सिर्फ जो है लाइफ में जो है प्लेजर है, प्लेजर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके लिए हम लोग हेडोनिज्म यूज करेंगे। यानी कि अ बिलीफ विच सपोज दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो वहाँ पे उसको हेडोनिज्म बोलेंगे। और ऐसा पर्सन जो किस तरह का टेंडेंसी रखता है उसको हेडोनिस्ट बोलेंगे। यानी कि ए वाला, वन हु लिव्स फॉर प्लीजर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं सही कर दूंगा। रेड डिवीजन वही हो गया, लाल फीता सही। और प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी जो है निभाते हैं उसको लाल फीता सही बोलते हैं। और रेड कारपेट बिछाने का मतलब ही होता है किसी को वेलकम करने के बाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। इटैलिक जो इडियम ऑफ फ्रेज है यहाँ पे गिवन सेंटेंस में, उसको मीनिंग, उसका मीनिंग बताना है। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक, इसी जो है इटैलिक किया गया है। फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, रिजाइन, गेट रिड ऑफ, वाज डिमोटेड फ्रॉम, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम। खाकी में जो है आशुतोष राणा को जब छोटा कंप्यूटर मिला था, यानी कि लैपटॉप मिला था, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई हमारा प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ है। जब पहले थे तो मुझे क्या था, पहले जैसे बड़ा कंप्यूटर था, अब मेरा प्रमोशन हुआ है तो जैसे लैपटॉप और छोटा कंप्यूटर है, क्या हो रहा है भाई? तो बोला कि इसमें सब है, सारा कल पूछा है कि नहीं है, तो सारा है भाई, देख लीजिएगा। तो याद आ गया यहाँ पे, तो बता दिया आपको। गॉट द सैक का, गॉट द सैक करने का मतलब होता है कि डिसमिस कर देना। क्या कर देना? डिसमिस कर देना। आंसर इसका जो है डी है। गॉट द सैक इडियम का मतलब होता है किसी को काम से निकाल देना, फायर कर देना। लिखा गया यहाँ पे गेट द सैक इडियम है जिसका मतलब होता है डिसमिस या फिर फायर करना किसी को जॉब या कंपनी से। टू फाइट टूथ एंड नेल, देखें किसी को दांते और नाखून से पूरा लड़ रहा है, कहने का मतलब है कि कुछ भी करके उसको जीतना है भाई। क्या करना है? जीतना है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, तो टू फाइट अ लॉसिंग बैटल, टू अपोज रिजोल्यूटली, टू हैव अ फिजिकल फाइट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू, यानी कि जीतने के लिए कुछ भी करना। ठीक ना, सारा चीज़ लगा देना, साम दाम दंड भेद सब, यही होता है टू फाइट टूथ एंड नेल, जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है जिसको आप लोग पैराजम्बल ही बोलते हैं। देखिए इसको, फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस वन और लास्ट सेंटेंस दिया गया है, बाकी चार पार्ट्स यहाँ पे है PQR से, उसको आपको जो है अरेंज करना है। पढ़िएगा, द गवर्नमेंट, दो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद क्या आना चाहिए? द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, या फिर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या है? एक नाउन है। इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि सिंगुलर वर्ब चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसको कहाँ पे? यहाँ से उठा लें एसेक्स में, इसको आप लोग नहीं कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्यू, तो जैसे ही क्यू आएगा ना, आएगा ही क्यू आएगा, आप लोग आगे पढ़िएगा, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है आप जो है अगर सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब इसको चाहिए। तो हैज अंडरटेकन और सीरीज ऑफ प्लान्स, तो क्यों आ गया? ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो आंसर आपको इतना ही पे टिक लगा कर आगे बढ़ जाना था। बाकी इसको क्लियर करता हूँ आगे, क्योंकि अगर और कोई ऑप्शन देता तो क्या करते। तो क्यू के बाद हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स, उसके बाद एसी एस क्यों आएगा? तो क्या किया है, एक सीरीज ऑफ प्लान्स जो है अंडरटेक मतलब लिया गया है, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो एस आएगा। एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अब क्या क्यू के बाद डायरेक्ट एस, क्यू के बाद आर आता नहीं, सीरीज ऑफ प्लान्स एंड आएगा, इस तरह से कनेक्ट नहीं होगा। एंड जो होता है सेम टाइप के वर्ड्स को, फ्रेज को या फिर सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कनेक्ट अगर करता है एंड, तो ये जो है सही में जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा। तो एस के बाद आर जाएगा, उसके बाद जो है पी आप लोग को लगाना पड़ेगा। द ग्रोथ ऑफ पीपल के बाद कॉमा लगेगा, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज ऑफसेट ऑल द प्लान्स। अब थोड़ा सा ना ग्रामर का मैं आपको थोड़ा सा रूल बताता हूँ, कहीं भी दो या फिर ऑल्दो आएगा तो उसके बाद जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस एक होगा, बट इसके लिए आपको बट यूज नहीं करना है, बट इसके बाद आपको बट यूज नहीं करना है, सिर्फ कॉमा से जो है नेक्स्ट आपको सेंटेंस स्टार्ट कर देना है। जैसे समझिएगा, द गवर्नमेंट has undertaken a series of plans for economic development and for raising the standard of living of the people, but the growth of population has upsetted all the plans। बट परंतु क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, सारा प्लान को जो है क्या कर रहा है, मिट्टी में मिला दिया है, ऑफसेट कर दिया है। ठीक है, पॉपुलेशन रहता है तो प्लान ज़्यादा रहता है तो प्लान बनाने में दिक्कत होता है।
एक आदमी के लिए कमाना आसान है, लेकिन 10 आदमी के लिए कमाना मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है। तो आंसर इसका तो बता दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, दो या और दो के बाद बट आपको नहीं लगाना है, कोमा के बाद जो है से नेक्स्ट सेंटेंस आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे द पीपल के बाद बट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं आया था। आसान था, ये उतना टफ था नहीं। नेक्स्ट देख लीजिएगा पहला एग्जाम्पल, दिस समर वाज द मोस्ट। अब मोस्ट को क्या चाहिए, तो मोस्ट को जो है से भाई एक नाउन चाहिए, क्योंकि मोस्ट जो है से एक एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का। तो नाउन कहाँ पे आपको दिख रहा है, टू बिलीव में तब नाउन दिख नहीं रहा है, इन तो नाउन है नहीं, स्कॉर्चिंग और ईयर दिख रहा है। तो मोस्ट ईयर लग रहा है, नहीं, मीनिंग इसको नहीं देगा। दिस समर, समर क्या मोस्ट ईयर हो सकता है, ये समर मतलब गर्म होता है, स्कॉर्चिंग मतलब होता है कि तपने वाला धूप। दिस समर वाज द मोस्ट स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी, मेरा जो याद है भाई अब तक जो है ये जो समर है, ये जो समर है वह सबसे ज़्यादा गर्म था। दिस समर वाज द मोस्ट स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी, जैसे ही आर आया, सारा ऑप्शन तो ऐसे इलिमिनेट हो गया, बाकी बचा ही नहीं, पढ़ देता हूँ आगे। आर के बाद मोस्ट स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी एंड क्यों आएगा, एंड वी हैव रीजन टू बिलीव दैट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के बाद ईयर आएगा, इसीलिए पी के बाद जो है आपको एस लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर एंड दैट नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर विल बी हॉटर स्टिल। ठीक है, यानी कि अब जो है और ज़्यादा गर्म होते जाएगा। क्लियर है, आंसर इसका ए है। कुछ देख लीजिएगा, मोस्ट के बाद नाउन चाहिए था जो कि आपको स्कॉर्चिंग देगा आपको, और मीनिंग भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे समर जो है से गर्म बता रहा था, जो कि स्कॉर्चिंग वर्ड आपको देगा, तपने वाला धूप। और पी के बाद एस भी कनेक्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट इसमें है, जिसको भी आगे आपको नाउन चाहिए ना, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट जनरेशन। आंसर इसका ए हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन में कुछ अगर दिक्कत होगा किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अगर कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आएगा, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड जल्दी करा दिया जाएगा, और वीडियो पर आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, जैसा भी आपको लगे। वंदे भारतम, जय हिंद।